बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अदनान अशरफ अलकौसर पॉडकास्ट स्टूडियो में हाज़िर हूँ अपने सामीन नाज़रीन हाज़रीन के लिए। और आज ये पहला पॉडकास्ट है किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को अलकौसर यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसके लिए हमने बहुत ही जानी मानी और पहचानी हुई शख्सियत जो कि खेलों की दुनिया से ताल्लुक़ है उनका, और वो जो हैं उनका बड़ा नाम है, यानी खेल के लिहाज से भी और कोचिंग के लिहाज से भी। और लेवल 4 का उन्होंने जो है वो कोचिंग सर्टिफाइड कोच हैं, और क्रिकेट में उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जो रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला रिकॉर्ड नहीं है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं इस पॉडकास्ट के, वो हैं जलालुद्दीन टेस्ट क्रिकेटर। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है जलाल भाई कि आपने अपने क्रिकेट का सफ़र कैसे शुरू किया, और इस खेल के जुनून को, आपका जो पैशन था वो उसको कैसे किया। और मैं मर्चेंट नेवी के हवाले से भी मुझे आपकी हिस्ट्री पता है कि वहाँ से भी आपकी जो है कोई ना कोई ताल्लुक रहा है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं अपने क्रिकेट के सफ़र को? शुक्रिया अदनान। बड़ी खुशी है कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि एक यूथ का प्लेटफॉर्म है, अलकौसर यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट पे। और हमेशा मुझे ऐसी जगह जाने में खुशी होती है जहाँ पे यूथ हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फ्यूचर जो है अब इन यूथ के हाथ में है। जहाँ तक मेरे क्रिकेट का सफ़र है तो यकीनन जहाँ हर बच्चा अपना जो भी गेम खेलता है वो मोटिवेशन की वजह से खेलता है, और उस वक्त जब वो शुरू करता है तो हमारे यहाँ जो ट्रेंड है कि सड़क पे गली में क्रिकेट खेल के क्रिकेट खेली जाती है। हर बड़ा बड़ा प्लेयर जो है उसी तरह शुरू करता है। अगर हम कहीं बाहर के मुल्कों को देख लें तो वहाँ पे अमूमन बैकयार्ड से क्रिकेट शुरू की जाती है। तो मैंने भी सड़कों से क्रिकेट शुरू की। मैं एक नाज़ाबाद में उस्मानिया कॉलोनी में रहता था, और जिस तरह हम सड़कों पे खेलते हैं उस तरह खेलते थे, मगर जो लोग तो क्रिकेट थोड़ा खेल रहे होते थे वो थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस बच्चे में टैलेंट है। तो इसी तरह हमें फिर मोहल्ले के क्लब बना लिया। मैं मोहल्ले क्लब से छोटे छोटे मैचेस खेलने लगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर होता रहा। तो फिर जो क्लब क्रिकेट हो रही होती है जिसमें जिसे हम कराची क्रिकेट सिटी एसोसिएशन की क्लब कहते हैं, उन क्लबों में मौका मिला जब थोड़ा लोगों ने देखा टैलेंट है। तो इस तरह सिलसिला बढ़ता रहा। तो राइट प्लेटफॉर्म जब था जब आप एक क्लब क्रिकेट खेलने लगते हैं और उसमें आप परफॉर्म करते हैं, वहाँ से फिर आपका सफ़र जो है वो थोड़ा सा डायरेक्शन उसकी सही हो जाती है। मगर जिस तरह आपने सवाल पूछा तो वो तो यही था कि मैं क्रिकेट तो मैंने ऐसी सड़क से शुरू की। हाँ, ये ज़रूर है कि पेरेंट्स ने भी क्रिकेट खेली हुई थी। पेरेंट्स हमारे फादर फादर ने क्रिकेट दिल्ली से खेली है, रणजी ट्रॉफ़ी। फिर मेरे बड़े भाई थे जो कि फ़ौज में चले गए थे, उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, भी फौज से भी खेली। तो थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस कह लें या ब्लड में कह लें, क्रिकेट का था। और हमेशा फैमिली से स्पोर्ट्स खेलने में पूरी सपोर्ट मिली है। तो वो भी एक वजह थी कि आप कोई रोकता नहीं था क्रिकेट खेलने से, जहाँ मैं जहाँ मैचेस खेले। बस पाबंदी थोड़ी उस ज़माने में थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब तक घर आ जाएं, तो वो वाली पाबंदी फॉलो करनी पड़ती थी। तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ था। जो आपने दूसरा सवाल किया कि मैरीन इंजीनियरिंग का, वो थोड़ा सा लेटर स्टेज पे जाके हुआ जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था। तो उस वक्त आपको पता है कि मैं 80s की बात कर रहा हूँ, लेट 70s की बात कर रहा हूँ। उस वक्त क्रिकेट एज ए प्रोफेशन बहुत कम देखा जाता था उसको ना। तो मैं, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि कोई आपका करियर भी बने, तो मर्चेंट नेवी में को ज्वाइन करा। उसमें होता ही है कि आपकी 4 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, और उसके साथ साथ आपका मैरीन एकेडमी में एजुकेशन भी होती है। मगर वो इतना टफ होता है, एक तो उसमें जाना, फिर उसके बाद उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना। तो बज़ाहिर जब मैंने ज्वाइन किया ये 78 में, तो लगता था कि अब क्रिकेट ख़त्म हो गई, और उसूलन ख़त्म हो भी जानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे आपको छुट्टी करने की इजाज़त नहीं होती। अगर अगर फर्स्ट करें आप छुट्टी करें तो 4 साल के बाद एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। तो बज़ाहिर क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, मगर मैं उस वक्त फर्स्ट क्लास खेल लिया था, स्टार्ट था मेरा। तो लकीली लकीली इसको कहूँगा, बहुत ज़्यादा बल्कि लकीली कहूँगा अगर क्रिकेट करियर को देखूँ, कि वहाँ हमारे वर्क्स मैनेजर होते थे मोहम्मद हुसैन ख़ान। और हमारा ये एक बैच था तकरीबन 60 लड़कों का जो आया था इस बैच में ना। तो हम आपस में भी जब लंच ब्रेक होता था तो एक वर्कशॉप में बड़ी जगह थी, वहाँ हम टेप बॉल से क्रिकेट खेला करते। तो जो मोहम्मद हुसैन ख़ान साहब थे जो कि वर्क्स मैनेजर थे, जो होल सोल थे उस वर्कशॉप के, तो वो भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। तो उसमें हमारे साथ जो बैच था उसमें कुछ और लड़के भी थे जो क्लब क्रिकेटर अच्छे थे। फर्स्ट क्लास में तो मैं ही था। तो जब ये उन्होंने देखा, और मैंने उनसे एक
स्टेज पे रिक्वेस्ट की कि मुझे सीज़न खेलने की इजाज़त दी जाए। थोड़ा सरप्राइज़ तो था उनके लिए, मगर वो बड़े सपोर्टिंग थे और उन्होंने मुझे पहला सीज़न खेलना अलाउ करा, जो कि 2.5 से 3 महीने का होता है। तो इस तरह नामुमकिन चीज़ थी कि वहाँ आप 2.5 से 3 महीने छुट्टी करें और फिर आप आके फर्स्ट क्लास सीज़न खेलें। तो ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने, तो मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, मगर अगर आप कह लें कि क्रिकेट में जो टर्न आया, टर्न से मुराद ये है कि जब आपकी क्रिकेट आपने ज्वाइन की मर्चेंट नेवी, तो आपकी क्रिकेट एक तरह से ख़त्म हो गई थी, मगर उनकी वजह से मेरी क्रिकेट ज़िंदा रही और मैं फर्स्ट क्लास सीज़न 3 सीज़न खेला उस दौरान। और जब पास आउट हो रहे थे तो उस वक्त ही मुझे इंग्लैंड से कॉल आ गई थी पाकिस्तान टीम की। तो इस तरह वो पीरियड मैंने क्रिकेट खेल के गुजार लिया उस दौरान। और फिर जैसे ही वो मेरा टाइम पूरा हुआ ट्रेनिंग का, तो मुझे पाकिस्तान टीम में चांस मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि घर में ही आपको बॉल और बैट मिला, और ज़ाहिर बात है कि फैमिली में भी खेलते थे। और दूसरे मोहम्मद हुसैन साहब, जस्ट लाइक के समझ लें कि जिस तरह के आजकल कहा जाता है मोटिवेटर या मेंटोर मिले, जी जी। जिनकी वजह से आपने 3 सीज़न खेले, तो ये एक ब्रेक थ्रू मिला आपकी लाइफ में इनिशियल स्टेज में। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो आपने जो रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि वो तो ना टूटने वाला, क्योंकि पहले ही रिकॉर्ड आपने बनाया। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि 50 दफ़ा या सिर्फ 50 प्लस ये काम हो चुका है। लेकिन जो आपने जो रिकॉर्ड बनाया हैट्रिक का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हैदराबाद में 1982 में, तो उस वक्त जब ये सारे जो आपकी पीछे आपकी जो हिस्ट्री चली आ रही है फैमिली की और नेवी मर्चेंट से रिलेटेड, तो उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपके जहन में क्या चल रहा था, आप क्या फील कर रहे थे इस हैट्रिक के बाद? उसमें मुझे लग रहा था कि मैं खेल लूँगा, मगर नहीं खेल सका और वो टेस्ट भी हम हार गए। तो उसके फ़ौरन बाद जो थी, या होम सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो इमरान खान हमारे कैप्टन थे वहाँ पे। उसमें 82 से उनको पहली उनकी सीरीज़ थी। तो उन्होंने, हम जो यंग लड़के थे उनको कहा कि आप वापस जाएं, ऑस्ट्रेलिया आई हुई है तो आप कैंप ज्वाइन करें। तो हम लोग यहाँ वापस आ गए, 6-7 लोग। बाकी कुछ लोग वहाँ रुक गए थे, कुछ काउंटी भी खेल रहे थे, या कुछ वैसे भी इंग्लैंड जाते हैं तो रुक जाते हैं, वो जो सीनियर प्लेयर थे। तो यहाँ आके कैंप वैम्प लगा, और कैंप में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक 3 डे मैच की, जो कि मुल्तान में हमने खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें लकीली मेरी अच्छी परफॉर्मेंस हुई और मैंने 5 विकेट्स लिए। तो एक बूस्ट मुझे मिला, क्योंकि वहाँ मेरे साथ थोड़ा सा ये फील किया जा रहा था कि ज़्यादती हुई, इन्हें लास्ट टेस्ट लीड्स का खेलना चाहिए था, मगर वो नहीं खेला। यहाँ आया, मैंने 5 आउट करे 3 डे मैच, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस काउंट होती है, जो साइड मैच कहलाता जो साइड मैच। तो कैंप लगा फिर कराची में ना, बिफोर दी फर्स्ट टेस्ट और फर्स्ट वनडे। उसमें मैं कैंप में था, क्योंकि मैं खुद कराची बेस्ड था। तो उस कैंप में इमरान खान आए लेट, क्योंकि वो कुछ इंग्लैंड में रुके थे, जैसे मैंने पहले बताया। तो वो आए लेट, तो सितंबर का महीना था, तो यहाँ 3 दिन उन्होंने प्रैक्टिस की। गर्मी बहुत थी और वो इंग्लैंड से आए थे। तो जो ये हैट्रिक वाला वनडे है, उस वनडे में मुझे चांस कैसे मिला, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ओरिजिनली आई एम नॉट इन द टीम। जैसे टीम अनाउंस हुई उसमें मैं नहीं था, मगर जब इमरान ने अपने आप को विड्रॉ किया आखिरी स्टेज पे, जब जैसे कल मैच है, आज दोपहर में, उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा ये मैच, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मैं इस गर्मी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकूँ। तो उस बेस पे मुझे चांस मिला, और ये चांस यूँ मिला कि मैं परफॉर्म भी कर चुका था, और इंग्लैंड में भी थोड़ा मुझे लग रहा था कि खिलाएंगे, नहीं खिलाया। तो हम गए बाय एयर, गए हैदराबाद, यानी कि फोकर था जहाज़ में। मैं तो घर से गया एयरपोर्ट, टीम तो क्योंकि जो सिलेक्ट हुई थी वो होटल में ठहरी हुई थी। वहाँ से हमने जाके मैच खेला हैदराबाद नियाज़ स्टेडियम में। और ऑस्ट्रेलिया उस पूरी सीरीज़ में हमसे बुरी तरीके से हारी है। 3 टेस्ट हारी थी और 2 वनडे हार गई थी, और तीसरा वनडे वो आधा छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उनमें अफरा तफरी मच गई थी। पहली दफ़ा उनको इतनी बुरी डिफीट हुई थी पाकिस्तान में। तो इस टेस्ट में, इस वनडे में भी जब मैंने पहला स्पेल किया तो अच्छा किया, कोई विकेट नहीं ली थी। और आपको पता, वनडे उस ज़माने में 40 ओवर्स के होते थे। तो अब वो एक स्टेज पे आ गए थे, चेस करना था उन्हें, वो अपने टारगेट से पीछे थे। तो ज़ाहिर है, आपको पता है, जब टारगेट पीछे आप चेस करो तो रिस्क भी लेना पड़ता है बैटिंग में। तो लकीली जब मुझे सेकंड स्पेल मिला, तो वो ये वाली स्टेज थी जहाँ उन्हें रिस्क लेके अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक बड़ा ओवर रेट उनके सामने था। तो बॉलिंग की, नॉर्मल बॉलिंग की जैसे करते, मगर बॉल थोड़ा मूव हुआ। फार एंड से करा मैंने, पहले मैं पेविलियन एंड से करा था, थोड़ा शायद हवा की वजह से मूवमेंट मिली। तो रॉडनी मार्श ने पहले मुझ पे अटैक किया, और वो
तो डाउन द विकेट गए और हिट मारना चाहते थे, मगर वो बॉल थोड़ा स्विंग हुआ और उनके बैट एंड पैड से बीट होते हुए वो बोल्ड हो गए। तो ये पहला विकेट था, मगर इससे पहले मैं एलन बॉर्डर को भी आउट कर चुका था, वो जो कि पार्ट ऑफ हैट्रिक नहीं था। तो हैट्रिक मेरी शुरू होती है रॉडनी मार्श से, उसके बाद फिर ब्रुस यार्डले उनके एक ऑलराउंडर थे, वो आए खेलने, तो वो उन्होंने ड्राइव किया तो वो कॉर्ड बैंड हो गए, और फिर फाइनली जेफ लॉसन उनके फास्ट बॉलर थे, उन्होंने आगे डिफेंड करने की कोशिश की, मगर वो बॉल थोड़ा सा स्विंग भी हुआ, थोड़ा लो रहा और वो बोल्ड हो गए। तो इस तरह ये हैट्रिक हुई। मगर इससे पहले मोहसिन खान बैटिंग करते हुए 104 रन उन्होंने बनाए थे इस मैच में, तो मैन ऑफ द मैच उनको मिला। क्योंकि जिस वक्त मैंने ये हैट्रिक की है, उस वक्त ये नहीं पता था कि ये हैट्रिक वनडे क्रिकेट हिस्ट्री की पहली हैट्रिक है। तो हैट्रिक की तो अपनी जगह अहमियत थी, मगर मैन ऑफ द मैच मोहसिन खान को दिया गया। अमूमन उस ज़माने में ये ट्रेंड भी था कि जो बड़े स्टार होते हैं ना, उनको ज़्यादातर वो मैन ऑफ द मैच देते थे, तो मोहसिन तो उससे अच्छे एस्टेब्लिश प्लेयर थे। इसका मतलब आपने टोटल 4 विकेटें ली जिसमें थोड़ा उस मैच में 4 विकेटें ली जी। ठीक है। मगर इससे पहले मैं एक मैच श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेल चुका था 80 में, ये 82 की बात है, 81 में मैंने खेला था वो मैच, उसमें भी मैंने अच्छी बॉलिंग की थी, मैंने वेरी फर्स्ट बॉल पे भी उसमें सैदात विटपनी की विकेट ली थी। तो इस तरह से ये परफॉर्म हुआ और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। मगर नेक्स्ट डे जब न्यूज़पेपर में देखा, उस वक्त ये बात पता चली कि ये दुनिया की वनडे क्रिकेट की अब उसके बाद कितनी हैट्रिक्स हो चुकी मेरा हैं? ख्याल है मोर देन 50 हो चुकी है। मगर मेरी ये पहचान बन गई और लोग मुझे इस चीज़ से पहचानते हैं। हालांकि मैं अब नाउ में क्रिकेट कोच, और क्रिकेट कोचिंग में मैंने बहुत सारी अपनी अचीवमेंट भी किए हैं और उसकी क्वालिफिकेशन को भी हासिल किया है, मगर अभी भी मेरी पहचान जो है ना ये हैट्रिक ही है। और मैं इस बात से खुश होता हूँ कि लोग मुझे इस नाम से, अगर हैट्रिक के नाम से पहचानते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और आज भी लोग इतने अरसे बाद गुजरने के बाद भी, मैं अक्सर जिन जगहों पे जाता हूँ, लोग कहते हैं हमने भी वो मैच देखा था। मैं खुद भी हैरान होता हूँ, इतने लोगों ने जब जिनसे मिलता हूँ हमने भी देखा था। मैंने तो बड़ी खुशी की बात है। एक ही चैनल होता था। हाँ, तो PTV पे ही वो मैच चला था। तो खैर इन शॉर्ट के भाई, कभी भी इस तरह के जब आप अचीवमेंट कर लेते हैं तो ज़ाहिर है वो आपकी पहचान बन जाती है, आपके लिए एक यादगार भी होता है। और इसने एक तरह से एक अच्छी परफॉर्मेंस भी थी इनफैक्ट, जिससे आगे आपके कैरियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाके फ़ायदा हुआ। तो क्रिकेट थोड़ा सा अनसर्टेनिटी तो है, क्योंकि मैं ये मैच तो खेल नहीं रहा था, मगर खेलने का मौका मिला तो ये फीट हो गया हैट्रिक वाला। तो बस इसी तरह पूरी ज़िंदगी में चीज़ें आती रहती हैं, आप कहाँ अवेल कर लेते हैं, कहाँ मिस करते हैं। तो ये सारा आपको जब एंड ऑफ द कैरियर आपको पता चलता है कि यानी आप क्या आपकी हैट्रिक होनी थी और इमरान खान जो वेदर की वजह से वो मैच नहीं खेले, अब शायद उनके भी जहन में बात आई हो उस वक्त, और कि भाई अगर मैं खेलता तो शायद मैं भी वर्ल्ड की पहली हैट्रिक कर लेता। अच्छा, आपने अभी रिसेंटली जो है वो हैदराबाद एक टूर किया बच्चों का, एक टीम बनाई है आपने सोशल सेक्टर के हेल्पिंग हैंड के साथ। तो आप हैदराबाद गए और फिर हैदराबाद में आप क्या समझते हैं कि इससे इंटीरियर सिंध में जो अभी PSL की टीम जो है फवाद सरवर साहब ने जो खरीदी है, उससे इंटीरियर सिंध की, हैदराबाद की क्रिकेट को क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या आउटकम्स आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जब मैंने हैट्रिक की थी उस ज़माने में सिंध में जो भी टैलेंट होगा वो कभी उभरा नहीं था। उसकी एक और भी वजह हो सकती है, उस वक्त सेटेलाइट इतना नहीं था, लोग देख नहीं पाते थे हर जगह क्रिकेट को। क्योंकि क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स में टैलेंट उस स्पोर्ट्स को देखने से, मतलब ये कह लें इग्नाइट होता है या वो बाहर आता है, और अंदर होता है मगर आप देख नहीं रहे होते तो आपको पता नहीं चलता। तो एक तो जो पूरे पाकिस्तान में टैलेंट फैला है वो सेटेलाइट की वजह से, जिससे क्रिकेट अब हर कोने में देखी जाती है और टैलेंट हर जगह से आ रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उस ज़माने में इतना टैलेंट सिंध से होता नहीं था। मगर अब मैं, जैसे आपने कहा, अभी हमने एक कैंप लगाया वहाँ पे, जो कि हमारे एक हेल्पिंग हैंड के सपोर्ट से एक हम कैंप कर रहे हैं। 20 बच्चे कराची के लिए अंडर 15 की उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं टॉप क्लास किस्म की। क्योंकि मेरा मोटो ये रहा है शुरू से, जो पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन है वो इस वजह से है कि जो हमने ग्रास रूट्स क्रिकेट को इग्नोर कर दिया था, जो कि डेवलपिंग स्टेज होती है। बहुत ज़रूरी है वो जगह पे डेवलप करना, जो कि अब थोड़ा बहुत क्रिकेट बोर्ड ने उसमें स्टार्ट किया तो अच्छी बात है। तो मैं उसको लेते हुए मैंने कोशिश की है कि भाई हम एक ऐसा प्रोग्राम रन करें जिससे क्वालिटी प्लेयर डेवलप हो जाए। बच्चे तो हमारे पास बेताशा यूथ 10 साल के बच्चों में वो टैलेंट है जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, मगर हम डेवलप नहीं कर पाते, ये हमारा फ्लॉ है। तो इसी को देते हुए मैंने कोशिश की। तो हमने जाके वहाँ कैंप लगाया और मुख्तलिफ शहरों में जाके मैचेस खेले। जैसे हमने मीरपुर में खेला, हैदराबाद में खेला, शहजादपुर में खेला, प्रैक्टिस भी करी सारी जगहों पर। मगर ये फ़र्क ज़रूर मुझे अब नज़र आया है कि पहले से ज़्यादा वहाँ टैलेंट है।
हमने जो मैचेस खेले वो यकीनन उसमें चंद प्लेयर हमेशा अच्छे नज़र आए, और ये पहले नहीं होता था, और उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नज़र आया, बिकॉज कुछ प्लेयर अब हैदराबाद या सिंध रीजन से भी नेशनल लेवल पे आए। एक तो बड़ी वजह ये थी। अब आपने असल बात की कि भाई अब हैदराबाद की टीम भी PSL में आ गई है, तो ये बड़ा बूस्ट मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि जब आपकी एक रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे हैदराबाद की होगी, तो एक तो ओनरशिप की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हमारी टीम खेल रही है, हम हैदराबाद से हैं या हम सिंध से हैं, तो वो एक बड़ा मोटिवेशनल एलिमेंट बनेगा इसका। दूसरे फवाद सरवर साहब ने, क्योंकि वो ख़ुद भी हैदराबाद में पैदा हुए, वहीं उन्होंने पढ़ा इनिशियली, और बेसिकली तो मैं उन्हें जानता हूँ, अमेरिका में होते हैं, डैलस में उनका मेन बेस है, वहाँ भी उनका एक बड़ा क्रिकेट सेटअप है जो वो चला रहा है। तो इसलिए वो कोई नए नहीं है क्रिकेट में, उनको आइडिया, खुद भी थोड़ी बहुत क्लब लेवल की क्रिकेट उन्होंने खेली भी है। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मिल गया है हैदराबाद वालों को कि उनकी एक टीम खेलेगी, और इससे आपने का क्या फ़ायदा होगा, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूथ को ही होगा और यंग टैलेंट को होगा कि उनमें मोटिवेशन बढ़ेगी, और तो वहाँ से मज़ीद टैलेंट निकलेगा, जो कि अब ज़ाहिर है निकलेगा तो वो पूरे पाकिस्तान में खेल सकता है। अलकौसर यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या समझते हैं कि उसको और क्या ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि जिसकी वजह से, या स्कॉलरशिप के हवाले से, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, या हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो आपने यहाँ पे भी देखी और राशिदाबाद में भी देखी, तो इसमें हम क्या और ऐसे इक़दामात करें कि जिससे स्पोर्ट्स को फ़ायदा हो? और हमारे जो वीसी हैं डॉक्टर अतहर महबूब साहब, वो इस मामले में बड़े कीन हैं, बहुत शौक़ रखते हैं, स्पोर्ट्स को समझते हैं। डेफ़िनेटली उन्होंने उन्होंने पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड से भी एजुकेशन ली है। उनको पता है कि स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट कितना अच्छा होता है किसी भी यूथ को ग्रूम करने के लिए, एजुकेशन भी और उसकी पर्सनैलिटी को भी। तो उसके हवाले से आप क्या हमें एडवाइस करेंगे? देखिए, उसके अल इस पूरे कौसर के साथ तो अब मेरा कनेक्शन कह लें या रिलेशनशिप कह लें, अच्छी खासी अब 1 साल पुरानी हो गई है। तो जो मैंने मिला हूँ, जो मैनेजमेंट से मिला हूँ, जो VC साहब से मिला हूँ, तो वो दे आर वेरी क्लियर कि भाई वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को आप सपोर्ट करें, यानी मैं सपोर्ट करूँ, और हम मिल के कुछ कर सकते हैं। तो उस पर हम काम भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो वहाँ पे मैंने देखा जो आपका ब्लॉग बन रहा था और जिस तरह रेनोवेशन वहाँ हो रही थी, तो इन फ्यूचर में वो एक बड़ा अच्छा आपका चैप्टर बन जाएगा वहाँ पे। और जैसे हमने वहाँ डिस्कस भी किया कि इसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी डेवलप की जाए, जो कि आपने मुझे दिखाया भी कुछ एरिया। तो इंशाल्लाह अगर वहाँ पे भी एक क्रिकेट का सेटअप बन जाएगा और वो यूनिवर्सिटी का चैप्टर बन जाएगा वहाँ पे, कैंपस कह लें उसको, तो उस जगह के लोगों को जो अराउंड में उसके बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं और वो है, बड़ा लंबा उसको फ़ायदा होगा, और उससे उसमें अल कौसर यूनिवर्सिटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो अच्छा, अब जाएगा। यूनिवर्सिटी का ज़िक्र निकल ही चुका है, वहाँ पे आपने देखा और वो एक एक्सप्लोर की जगह राशिदाबाद को। तो आप ये बताइए कि आपने अपने करियर में खेल को, यानी क्रिकेट को, और अपनी एजुकेशन को किस तरह लेके चले साथ, और क्या यानी जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ के साथ ज़्यादती तो नहीं की, खेल के साथ तो आपने ज़्यादती नहीं की, क्रिकेट के साथ तो नहीं, लेकिन आपने अपनी एजुकेशन को कैसे बैलेंस किया इसके साथ? क्या आपने सवाल किया है कि किस तरह बैलेंस की, तो पहली बात तो ये है कि आजकल आपको पता है कि जो हमारे नेशनल लेवल के क्रिकेटर हैं वो स्ट्रीट क्रिकेटर हैं। उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा स्कूलों में नहीं गए, एजुकेशन नहीं ली, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान टीम के लिए। मगर जिस एरा में हम खेलते थे 80s में, तो वहाँ पे स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट एंड यूनिवर्सिटी क्रिकेट बहुत टॉप की होती थी, और उनकी फर्स्ट क्लास टीम भी बना करती थी कंबाइंड यूनिवर्सिटी। कंबाइंड यूनिवर्सिटी। और बहुत ज़्यादा क्रिकेट चली नहीं थी, तो समहाउ हम बैलेंस कर लेते थे। था तब भी मुश्किल, मगर इतनी ज़्यादा क्रिकेट थी नहीं जो आजकल होती है। तो इसलिए हमने वहाँ उसको बैलेंस किया। फिर दूसरे, ज़ाहिर है फैमिली में भी ये बात हमेशा रही है, सब ने हमारे यहाँ पढ़ा लिखा है, बहनें थीं उन्होंने भी MSc किए हुए हैं, भाइयों ने पढ़ा हुआ है, तो पढ़ना तो था वहाँ। अब ये है कि कैसे स्टूडेंट था, हाँ मैं बहुत बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मगर अबव एवरेज ज़रूर था। लेकिन उस वक्त स्कॉलरशिप का कोई कॉन्सेप्ट था? उस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वगैरह में, यूनिवर्सिटी में मिलते थे एडमिशन आपको ऑन स्पोर्ट्स बेसिस, 2% कोटा आज भी है, मगर वो इतना यूटिलाइज नहीं होता, मगर उस ज़माने में काफ़ी होता था, उसका एडवांटेज भी होता था। तो मौका मिल गया बैलेंस करने का। और फिर जैसे मैंने कहा, मेरी इंजीनियरिंग के दौरान खान मोहम्मद साहब ने हमें इतनी इजाज़त दे दी, वरना तो आप वो भी एक एजुकेशन थी हमारी, मेरी जी। इंजीनियरिंग। तो उस वक्त तो उनका एडवांटेज बहुत मुझे मिल गया। बाकी कॉलेज लेवल पे तो इतना हम खेल लेते थे और पढ़ भी लेते थे। उस वक्त थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ द गेम बहुत ज़्यादा नहीं थी, अच्छा, तो मैनेज आपने करते। उसमें ये ज़रूर है कि आपको शौक़ होना चाहिए शौक होना पढ़ने का। चाहिए। अगर आप पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो आप चाहे कितना भी टाइम हो आप नहीं पढ़ते। तो थोड़ा सा था कि किसी तरह पढ़े भी और खेले, खेलने के लिए
ज़ाहिर है उस ज़माने में टाइम काफ़ी मिल जाता था। आप पाकिस्तान के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि तालीम और स्पोर्ट्स को किस तरह वो बैलेंस करके चलें, और मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से आप उनको क्या, क्योंकि आजकल T20 ने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं, तो 3 और 4 डेज क्रिकेट को जो है वो टेक्निकली बड़ा साउंड जो है वो डेवलप करती थी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, और जो मैंने लर्न किया खेल, तो अगर आप में टैलेंट है और आप ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि आप एक टॉप क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल सकते हैं, तो ज़ाहिर है जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं तो प्रायोरिटी तो आपकी हो जाती है स्पोर्ट्स। मगर मैं ये कहूँगा कि मैंने जो भी तालीम ली और जो जिस तरह चाहे वो मैंने कोचिंग की भी ली या जिसे फॉर्मल तालीम कहते हैं, मैंने बीकॉम भी किया और मैंने इंजीनियरिंग भी की, वो कहीं ना कहीं जाके आपको सपोर्ट करता है। जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई एजुकेशन मेरा ये बिलीव हो गया कि आप, मैं इसकी एक दो मिसाल भी आपको दे दूंगा कि तालीम जो भी आप लेते हैं ज़ाहिर नहीं जाती, कहीं ना कहीं ये पे बैक कर जाती है। अब इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। जब हम कॉलेज में थे तो उस ज़माने में एक नेशनल क्रेडिट की ट्रेनिंग होती थी, NCA कहलाता था वो, फौजी ट्रेनिंग होती थी 2 साल की NCC। ना, NCC, हाँ NCC होती जी थी। जी। तो वो मैंने कॉलेज में ली थी, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता था आफ्टर यू कंप्लीट दैट ट्रेनिंग, उसके नंबर होते थे। जो कि उसमें एजुकेशन में आपको 10% या कुछ इतना मुझे याद आ रहा था। तो जब मैं मैरिज इंजीनियरिंग में गया तो वहाँ बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी एज की, तो मैं थोड़ा सा कोई 22 दिन ओवर एज हो रहा था। तो क्योंकि वो एक प्रोफेशनल करियर था और उसमें जैसे कि मैंने कहा कि उस सर्टिफिकेट की वैल्यू थी, तो उसकी बेस पे मेरी एज कंडोन हुई, वरना मैं मैरिज इंजीनियरिंग में भी नहीं जा सकता था। तो वो सर्टिफिकेट काम आया क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली थी। इसी तरह अगर आप देखें कि जो मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए फॉर कोचिंग, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और अपने आप को हाईएस्ट क्वालिफाइड कोच जो मैक्सिमम राइट नाउ क्वालिफिकेशन यू लेवल 4, लेवल 4 कोचिंग का सर्टिफिकेट ये हासिल हाईएस्ट किया। है। ये हाईएस्ट है अब तक कोचिंग में। तो इसका बेनिफिट मुझे क्या हुआ कि जो कि बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ, और मैं खुशकिस्मत इसलिए कहूँगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे सिटीजनशिप दी, यानी कि शुरू में तो ग्रीन कार्ड मिलता है, फिर आप सिटीजनशिप लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी एज क्रिकेट कोच। तो अगर मैं क्रिकेट कोच उस लेवल का नहीं होता तो मैं आज US सिटीजन नहीं होता। US सिटीजन। तो देखें वो बेनिफिट करके, हालांकि वो अगर आप देखें तो वो बहुत से लोग लेते हैं, मगर मेरा एडवांटेज क्या हुआ, मैंने हाईएस्ट लेवल पे किया हुआ, फिर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आज के बच्चों को जो कि स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, अगर उनका करियर स्पोर्ट्स में है तो मगर तालीम को ना छोड़ें, जिस हद तक ले सकते हैं। और सेल्फ एजुकेशन भी होती है, आप बुक से भी हासिल करते हैं, छोटे सेमिनार भी कर सकते हैं, और फॉर्मल तालीम आप ज़रूर लें, क्योंकि जब आप एक इन्वायरमेंट में आते हैं, जैसे ये यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी है, स्कूल कॉलेज है, तो वो इन्वायरमेंट आपको बहुत ग्रूम करता है और आपको डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हम तो अमेरिका में देखते हैं किस तरह से यूनिवर्सिटीज सपोर्ट करती हैं स्पोर्ट्स को, और मैं तो हैरान होता हूँ कि काश ये हमारे ज़माने में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम कहीं से कहीं भी अच्छा, जा सकते आपने थे। जो लेवल 4 किया वो इंग्लैंड से किया है? लेवल 4 मैंने किया पाकिस्तान से, लेवल 1, 2, 3 इंग्लैंड से, फिर लेवल 2 ऑस्ट्रेलिया से, फिर मैंने ICC के भी अमेरिका में किए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेवल 3, लेवल 4 विद दी ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन से कराया था पाकिस्तान में। तो वो कोर्स मैंने दोबारा लेवल 3 मैंने ट्वाइस किया है, ट्वाइस किया, और फिर लेवल 4 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किया हुआ है। तो जो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं उनके सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में माने जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, और उसका एडवांटेज जो आपने सवाल किया कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं आपको किसी शक्ल में इन फ्यूचर आपको पे करके जाता है। तो अब आप देख लें, लोग यहाँ पता नहीं कितने $5-5 लाख देने को सिटीजनशिप चाहते हैं कि मिल जाए वहाँ, मगर वो नहीं मिलती उनको। हमें स्पोर्ट्स में पढ़ने की वजह से वो मिल गई। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ें ज़रूर। ये जो आपने जो बात की कोचिंग की, तो स्पोर्ट्स एजुकेशन और कोचिंग एजुकेशन, ये भी कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में पता होना चाहिए, या ऐसे ही उठ के कोई कोचिंग शुरू कर दे? और इसकी जो एजुकेशन है उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि आपने बहुत टॉप लेवल की कोचिंग सर्टिफिकेशन है आपके पास, और आप, मुझे ये पता है कि आप कस्टम क्रिकेट एकेडमी, वाइटल 5 और जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी, 3 एकेडमीज़ को एक साथ जो है वो रन कर रहे थे और मैनेज कर रहे थे। तो इसमें डेफिनेटली आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भी है, आपकी जो कोचिंग स्किल है वो तो है, लेकिन उसमें आपको स्पोर्ट्स और कोचिंग एजुकेशन को आपने किस तरह पाया कि उसका आपको फ़ायदा हुआ? और क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जो एकेडमीज़ हैं, क्या इस एजुकेशन के ऊपर फोकस करती हैं
मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कोचिंग और स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने स्पोर्ट्स एजुकेशन में कोई डिग्री तो नहीं ली है, मगर ज़ाहिर है टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, और जो कोचिंग सर्टिफिकेशन की है वो तो एक शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो बहुत बड़ा कोर्सेज यानी बहुत ड्यूरेशन के लंबे कोर्सेज नहीं होते, 10 दिन 8 दिन इस तरह के कोर्सेज होते हैं, मगर उससे आपकी उस गेम के हवाले से बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है। मगर दुनिया में आजकल जहाँ भी आप एज ए स्पोर्ट्स कोच कह लें या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो वहाँ इस जो स्पोर्ट्स की डिग्री है, जिसे हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कहते हैं और भी कुछ नाम देते हैं, उसकी बड़ी वैल्यू है, और जाके वो डिग्री कोर्स होता है, तो वो अपनी जगह अहम है कि वो बड़ा है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। और जो कोचिंग के हवाले से स्पेसिफिक उस गेम के हवाले से आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसकी उस गेम की हद तक बहुत अहम वैल्यू है, क्योंकि आजकल किसी दुनिया में भी विदाउट एक्रीडेशन आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती, आप वहाँ अपना रोल प्ले नहीं कर सकते जब तक आपने उस फील्ड में ट्रेनिंग ना ली हुई हो। ट्रेनिंग में ये सर्टिफिकेट कोर्सेज आ जाते हैं, और अगर आप एजुकेशन में जाएं तो डिग्री कोर्स आ जाता है। तो डिग्री कोर्स की अपनी जगह बहुत वैल्यू है, मगर स्पेसिफिकली जब आप अपने स्पेसिफिक गेम के लिए सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो तो शॉर्ट होते हैं। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डिग्री है उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है और मैनेजमेंट और बहुत सी चीज़ें, बजटिंग, ये वो आता है, मगर सर्टिफिकेट कोर्सेज में आपको उतना बड़ा वास्ट एजुकेशन नहीं मिलती जितनी कि आप डिग्री में लेते। तो मैं ये कहूँगा कि उसकी अपनी जगह बहुत अहमियत है, और अगर आपने प्रोफेशनली किसी स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन लेना है तो आपको डिग्री कोर्स करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अपने गेम की जो पढ़ाई तो देंगे, हर वक्त काम आ रही है ना, आपको नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, आप सेमिनार भी अटेंड करते हैं, आप बुक से पढ़ते हैं, आप पॉडकास्ट सुन के सीख लेते हैं, बड़े कोचेज़ के साथ काम यानी करके सीख लेते हैं। राइट नाउ तो अभी इस वक्त तो करंट अफेयर में इस वक्त हमारी जो सोशल जो हमारे जो चैनल्स हैं या सोशल जो हमारी ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो सोशल मीडिया जो बड़ा बहुत हेल्प करता है चीज़ों को बताने में। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मॉडर्न डेज़ क्रिकेट की आप अक्सर बात करते हैं, तो मॉडर्न डेज़ क्रिकेट के हवाले से पीसीबी की जो डायरेक्शन है, उसकी पॉलिसी है, डेफिनेटली सारे लोग जो हैं वो कोर्स करके आते हैं, लेकिन क्या स्ट्रक्चर वाइज आप ये समझते हैं कि इस पे काम सही हो रहा है, डायरेक्शन सही है? इसमें अभी हम अगर कंपेयर करें विद द टॉप टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इवन साउथ अफ्रीका और इंडिया ख़ास तौर से, तो हम अगर उस तरह से देखें तो हम काफ़ी पीछे हैं अभी ना, हमने वो अडॉप्ट नहीं किया और यही वजह है कि हम अब एक सेकंड ग्रेड की टीम बन गए, और हम टॉप टीमों से जब कॉम्पीट करते हैं तो अक्सर हार जाते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमने जो नया मॉडर्न डेज क्रिकेट है, जिसमें फिटनेस के को बहुत अहमियत दी जाती है, और उसके साथ साथ जो गेम की स्किल्स के नए मॉडर्न तरीके आ गए हैं, और फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया गेम में, ये सब चीज़ें हम उस तरह नहीं कर रहे जो बाकी टॉप टीमें कर रही हैं। उसके लिए ज़ाहिर है आपको ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करना है उस क्वालिटी का, और फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आना चाहिए। और अर्ली डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट अब दुनिया में, जो 8 साल 10 साल के बच्चे को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जो भी उस जगह की इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से या किसी और स्पोर्ट्स से, तो वहाँ से वो उसकी ट्रेनिंग सिस्टमेटिकली एज वाइज इंटीग्रेशन करते हैं। वो हम नहीं कर रहे हैं अभी तक ना। तो हम इंशाल्लाह, हमारे पास जो बेस्ड टैलेंट है, जिसे हम 10 साल का बच्चा कहते हैं, वो तो किसी से कम नहीं है, जैसे मैंने पहले भी ये बात जिक्र की है। मगर अगर हम डेवलपमेंट जो मॉडर्न डेज क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें प्रोफाइलिंग है, जिसमें आपने गेजिंग करनी है, और फिर उसके साथ साथ मॉनिटरिंग है, और फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे जज करना कि किस लेवल पे अब जाके कहाँ परफॉर्म करेगा, वो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस है, वो हम अभी पीछे हैं उसमें। मगर हमारे पास टैलेंट है, मैं ये कहूँगा। यानी टैलेंट स्पॉट करना, फिर उसको ग्रूम करना, फिर उसको चैनलाइज करना। हाँ, अच्छा, ये मैंने ये देखा कि आपका ना बड़े बड़े ग्रिप है, यानी डेवलपमेंट के हवाले से आपकी बड़ी ग्रिप है। आपने जिस तरह अपनी एकेडमीज़ में काम किया है, और उसका उसका आउटपुट और आउटकम्स ये आए कि पाकिस्तान में अभी हम देख रहे हैं साद बेग है और साइम अयूब हैं। इसी तरह आप इस तरह की जूनियर अंडर 15 टीम बना के चेन्नई भी ले गए, इंडिया भी ले गए, मलेशिया भी ले गए, श्रीलंका भी ले गए, और उन्होंने परफॉर्म किया, और वही प्लेयर जो हैं आज पाकिस्तान से खेल रहे हैं। इसी तरह गर्ल्स की क्रिकेट पे भी आपने काफ़ी फोकस किया, जिसमें सना है, सना फातिमा इस पाकिस्तान की कैप्टन है, 5-6 लड़कियाँ हैं, 5-6 लड़कियाँ हैं। तो ये इस चीज़ का क्या आप समझते हैं कि इस चीज़ से आप सेटिस्फाई हैं कि आपने डेवलपमेंट पे के जो स्टेज पे काम किया अर्ली एज में,
जो टारगेटेड एज होती है 10 से 12 साल, तो आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, एक तो पहली चीज़ जो सबसे अहम चीज़ होती है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन अर्ली एज, ठीक है ना। उसमें अल्लाह ताला ने कुछ शायद कुदरती तौर पे कुछ चीज़ दी है कि हमें देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्लेयर ऐसा है 10 साल की उम्र में कि ये आगे जा सकता है। फिर जब आप इतनी एक्सपीरियंस कर लेते हैं किसी भी गेम में, तो आपको गेम की नॉलेज आ जाती है। तो जो जिसे कहते हैं ना, आई होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं आई ऐसी नहीं होती। आई में एक तो आपके पास स्किल भी होती है उस जिसको जज करनी है, और कुछ विजडम अल्लाह मियाँ ने दी हुई होती है, उससे भी आप अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, इसमें मैंने काफ़ी अचीवमेंट लिए। यानी ऐसे बच्चे जो अभी 12 साल के थे, जैसे इसमें आपने साद बेग का किया, साइम अयूब कह लें, अभी आजकल हारून अरशद है वो खेल रहा है, फिर लड़कियों में आपने अरूप शाह है, फिर ये सना फातिमा थी, रामिन शमीम थी, ये वो सब थी जब वो ये शुरू में आई है, क्रिकेट खेलना नहीं जानती थी। तो मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट जो रहा है इन सब को डेवलपमेंट में, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस तो कंटिन्यू रहता है, मगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली डेवलपमेंट वो मैंने ज़रूर इन सब के साथ की है। और टूर उसका पार्ट होता था डेवलपमेंट का। जैसे अभी हम राशिदाबाद गए, वहाँ कैंप लगाए, इट्स ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दैट ग्रुप। तो वो हम करते हैं कि हमें पता है कि किस तरह से प्लेयर को डेवलप करना है, क्योंकि असल में अभी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्लेयर डेवलप हो गए? ये वो स्टेज होती है जो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी कहलाती है। इससे पहले की स्टेजेस होती है, उससे आप गुजर के जब इस स्टेज पे आ जाए, जैसे हम कहें अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, तो वो आपका मतलब होता है कि ये प्लेयर डेवलप हो गया इस फील्ड में, या जो भी स्किल है उसमें। तो ये प्रोसेस अभी हम नहीं कर रहे होते, तो हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस को करें, और एक ऐसी स्टेज पे जब हम देख लेंगे ये अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो गया, तो वो चीज़ उसमें डेवलप होगी। उसके लिए मैंने जैसे कैंप का नाम भी 6000 रखा था। 6000 रखा उसका हुआ मकसद ये था, रेपुटेशन चाहिए आपको किसी स्किल को डेवलप करने के लिए। नंबर ऑफ मिनिमम 6000 रेपुटेशन होंगी, तो आपको चांस होगा कि वो चीज़ एक प्लेयर डेवलप कर ले। तो ये सारी वो स्टेजेस है, और मैं इसमें अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एंड अर्ली डेवलपमेंट में मैंने ज़ाहिर है बहुत रोल प्ले किया, जिससे कि आपकी कोचिंग यानी जैसे कैरियर था क्रिकेट का, तो कोचिंग किस एज में शुरू किया आपने? और आजकल जो कोचिंग का जो एक मॉडर्न डेज क्रिकेट के अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट है कि कोचिंग स्टाफ भी ज़्यादा हो गया है। यानी अब सिर्फ एक कोच का ही काम नहीं है कि वो फिटनेस ही डेवलप करे और स्किल पे भी काम करे और ग्रूम भी करे। अब तो डिफरेंट जो है ना साइकेट्रिस्ट भी हो गए हैं, प्लस मेंटोर भी हो गए हैं, फिर फिटनेस ट्रेनर भी है, फिर अपना इसी तरह ग़िज़ा के हवाले से भी सारी चीज़ें, उसके एक्सपर्टीज़ जो हैं वो साथ होते हैं, या और फील्डिंग के जो हैं ट्रेनर वो भी होते हैं। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया आगे बढ़ रही है, खाली क्रिकेट में ही ये चेंजेस नहीं आई हैं, हर फील्ड में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो क्रिकेट में भी अब, क्योंकि एक तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा, जब से लीग्स आई हैं तो इसमें पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है, बड़ी मिलियंस और मिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है टीमों की। तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बढ़ी है, और जब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ी है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है। तो अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया है। पहले हम एक कोच से काम चला लेते थे, अब आपके पास 8-8, 9-9 लोगों की टीम होती है। मगर ये आज की रिक्वायरमेंट है, आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। आप ये नहीं कह सकते यार बस 2 लोग से हम काम चला लेंगे, मगर अब है। अगर आप मेरे दौर में जाएं तो हम उस वक्त ये बात देखें तो हमें हंसी आएगी कि 8-10 लोग टीम के साथ लगे हुए हैं, मगर उस वक्त ये चीज़ नहीं थी। तो जो समझदार लोग होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं नई नई जो डेवलपमेंट हो रही होती है। तो अब ये डेवलपमेंट जो नई क्रिकेट में आई है, जिसमें लीग्स भी आ गई हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट में बॉलिंग कोच अलग, तो बैटिंग कोच अलग, तो मेंटोर अलग, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत है कि स्टैंडर्ड ऑफ द गेम बहुत हाई हो गया है, ख़ासतौर से फिटनेस और फील्डिंग वगैरह से, और कुछ इनोवेशन स्किल्स में भी आई हैं, वेरिएशंस आई हैं। अच्छा, तो ये आज की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसको ऐसे हमें लेके चलना होगा, मगर इसकी यूटिलाइजेशन सही होनी चाहिए। हम वो नहीं कर पाते, हम नाम के लिए तो चीज़ें रख लेते हैं, मगर असल में आप देखें तो जिसका जो रोल है वो उस रोल के लिए बहुत से हमने जो लोग रखे हैं वो फिट ही नहीं है, तो फिर उनका रिजल्ट तो नहीं आएगा ना। दूसरे लोग ये नहीं करते, दूसरी टीमें प्रोफेशनली तरीके से लोगों को हायर करती हैं, मगर बॉटम लाइन ये है कि ये सब चीज़ें आज की मॉडर्न डेज क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। डिमांड है, बिल्कुल सही। आपकी इस बात से ज़ाहिर बात है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं निकल के आई हैं सामने। तो आप क्या समझते हैं कि आपने अपने टारगेट, अपने अहदाफ अचीव किए कोचिंग के लिहाज से, या मज़ीद अभी आपको कुछ और हासिल करना है? मतलब ज़ाहिर बात है, एक भूख होती है, एक पैशंस होता है, तो क्या आप उस लिहाज से अभी और ईगर हैं इन चीज़ों को और कुछ हासिल करने के लिए? देखिए,
लर्निंग जो है ना वो तो आपकी सारी ज़िंदगी के साथ है, आप सीखना जिसे कहते हैं। अगर किसी स्टेज पे आप ये समझेंगे जी मुझे सब आ गया, तो फिर आपकी लर्निंग बंद हो जाती है। तो ये तो मैं कहूँगा कि अभी जितना सीखा उससे कहीं और सीखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जहाँ तक कोशिश होती है डिफरेंट तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाना और अपने आप को और मज़ीद अपडेट करना मॉडर्न डेज क्रिकेट से, और उसके पैराफेरियल देखते हैं, खाली क्रिकेट ही नहीं, उसके अराउंड में जो मैनेजमेंट है या रिलेशनशिप विद द पीपल है या मीडिया के साथ रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन, वो सब भी उसका पार्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। और जैसे आपने गोल्स की बात की, तो गोल्स तो अब आप एक अचीव कर लेते हैं तो फिर वहीं से आपका नेक्स्ट गोल शुरू हो जाता है। तो गोल्स तो बहुत से अचीव भी किए, मगर अभी आगे नए गोल आ गए, तो अब मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ अपने आप आपने को। रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है, जी आपने जी कहा। जी, जब तक मैं अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और हाथ पाँव सही है, हाँ। तो मेरा तो ये इतना पैशन है क्रिकेट का, और मैं अच्छा, करता रहूँगा। टेक्निकली इसमें मैंने जो थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, अब मैं ज़्यादातर एजुकेशन ऑफ द गेम जा रहा हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट प्रोग्राम बनाऊँगा, लेक्चर्स बनेंगे जो कि हम डिलीवर कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी से भी मेरी बातचीत हुई है, जिसमें हम करेंगे कुछ शॉर्ट कोर्सेज, और इसी तरह और कुछ हम डेवलप कर रहे हैं जो ज़्यादा हम डिलीवर कर सकें एज एजुकेशन ऑफ द कोचेज़ और प्लेयर एज वेल। तो अब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किए, नॉट ऑल द टाइम ऑन द फील्ड, बल्कि मैं चाहता हूं कि अब मैं कोर्सेज डेवलप करके और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए कुछ नई चीज़ें डेवलप करके नए मॉडर्न डेज क्रिकेट के हाथ से कोचेज़ को और प्लेयरों को बताएं। अच्छा, आजकल जो है ज़ाहिर बात T20 ने ना 180 डिग्री पे सारा ही इन्वायरमेंट चेंज कर दिया है। तो ये जो 3 और 4 डेज़ जो क्रिकेट होती थी, इसमें टेक्निकली जो है ना प्लेयर वो ज़्यादा अच्छे स्किलफुल होते थे, डेवलप होते थे। लेकिन T20 ने जो है ना वो ज़ाहिर बात है कि अट्रैक्शन डाल के काफ़ी चीज़ों को जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि मिस मैनेजमेंट नज़र आती है। तो आज के नौजवान को आप क्या मशवरा देंगे इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, जाहिर है कि जो मेजर कंपोनेंट्स अब इसमें T20 फॉर्मेट में इसलिए हो गया कि इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है, तो अट्रैक्ट तो सबको ये कर रहा है, मगर अगर आपको डायरेक्शन सही नहीं है आपकी, तो आप मे बी खेल तो लेंगे मगर सरवाइव लंबा नहीं कर सकते। तो मेरी एडवाइस ये है कि जो क्रिकेट की बेसिक्स हैं वो अपनी जगह आज भी उतनी इम्पोर्टेंट है जो कभी होती थी। तो आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप पहले जिसे हम कहते हैं अपनी बेसिक्स एंड फिटनेस को फॉलो करते हुए, जो क्रिकेट नॉर्मल क्रिकेट है जिसे हम 3 डे या 4 डे कहते हैं, और देन टेस्ट क्रिकेट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी क्रिकेट। चाहे लोगों को लगता है कि इसमें अट्रैक्शन नहीं, अब तो टेस्ट भी 3-3 दिन में 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो खेल ही अब टेस्ट को भी ऑलमोस्ट वनडे टाइप तरीके से खेलते हैं, और ये अच्छा है, नया थोड़ा सा अट्रैक्शन आया। तो आपको बेस तो अपनी बनानी है, और बेस बनाने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगता है। जैसे हमने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके साथ भी गए अभी राशिदाबाद, तो वहाँ पे भी हम क्या फोकस कर रहे थे, हम ये जो अंडर 15 ग्रुप है, हम चाहते हैं कि ये जो अपना पहला काम है, जिसे हम इनकी बेसिक क्रिकेट स्किल्स एंड फिटनेस, और थोड़ा फिर उसके साथ साथ जो कि हमारे 4 स्टेजेस का ये प्रोग्राम है, उसमें आगे चल के मैचेस को कैसे खेलना, जीतना कैसे, और किस तरह कब आपने रिस्क लेना है। तो ये चीज़ अगर आपकी पहली फाउंडेशन बन जाए, जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी में भी होता है ना, फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो मेरा एडवाइस ये है कि पहले आप अपनी फाउंडेशन बनाएं, जिसकी फाउंडेशन अच्छी होगी वो कोई भी फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकता है। जिसने टेस्ट क्रिकेट में या 4 डे में अच्छा खेलना सीख लिया और परफॉर्म करा, तो वो हर फॉर्मेट में खेल सकता है, सिर्फ अडॉप्टेशन वाला एलिमेंट वहाँ रह जाता है। ये जो अभी समीर मिन्हास जो एक नया अंडर 19 जो बैट्समैन आया है, तो जो जितनी मैं आपको जानता हूँ और जितना मैंने आपको देखा है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी टेक्निकल ग्राउंड पे ये बड़ा इस्टेब्लिश बैट्समैन हमारे पास आया है, जो किसी वक्त भी माहौल को चेंज कर देता है। कंटिन्यू जैसे कहते हैं ना, गेम की कंट्रोलिंग उसके पिच के ऊपर खेल रहा होता है, तो गेम की कंट्रोलिंग उसके पास है कि वो जब चाहे बाउंड्री लगा देता है, और बहुत ज़्यादा वो स्लॉगिंग नहीं करता। तो आप समझते हैं कि ये समीर मिन्हास टेक्निकली उसी लिहाज से एक नया टैलेंट आया हमारे पास? देखें, जो भी टेक्निकली साउंड प्लेयर होगा, देखिए टेक्निक जो है ना परफॉर्मेंस में 10% ही काम करती है, मगर टेक्निक के बहुत सारे एडवांटेज हैं। जब आप मुश्किल पिच, जिसे हम बॉलिंग पिच कहते हैं, उस पर आप ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जिसकी टेक्निक इतनी साउंड नहीं है। तो जैसे अभी हमने बात भी की कि टेक्निक अच्छा होना तो इज़ ऑलवेज गुड। तो जो भी प्लेयर टेक्निक में अच्छा होगा
वो ज़ाहिर है उसकी जो एज होगी वो लंबी होगी, लंबी होगी। क्योंकि वो कम बैक जल्दी कर सकता है। अब जैसे आपने मिनाज की बात की, उसने एक अच्छा इनिंग खेली है, अब ये आइडेंटिफाई हुआ है कि इसमें टैलेंट है, अब इसको ग्रूम करना पीसीबी का काम है। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं हाइप दे देते हैं। और वो अपने फोकस से हट जाता है शायद। और बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, जो कि बाकी दुनिया में ऐसे नहीं होता। पूरा उसको एक वो पूरा एक सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर है, सिस्टम है उससे उसका। गुजार के लाते वो हैं, तो ज़्यादा वो फिर ज़्यादा देर क्रिकेट खेलता है। आपका अगर स्टैट्स देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक टेस्ट खेलने वाले प्लेयर हमारे पास हैं। और ये इसकी दो वजह हो सकती है, ये भी या एक तो रिकॉर्ड है। हाँ, तो इसकी वजह यही हो सकती है कि या तो उनका सिलेक्शन सही नहीं हुआ सिलेक्शन से नहीं हुआ। या उनकी यूटिलाइजेशन सही नहीं हुई। तो ये एक डिलेमा है, मतलब इसको देखना चाहिए कि क्यों हम एक टेस्ट खेल के हमारे पास प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम अरसे खेल के बाहर हो जाते हैं, तो उसकी एक रीज़न है। तो यही मैं कहूँगा कि वो एक पूरा प्रोसेस है। जो जो अच्छा प्लेयर है उसकी डेवलपमेंट आज के हिसाब से और एडॉप्टेशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्मेट होगी जब आप उसको प्रॉपरली ग्रूम करेंगे, मतलब स्टेजेस वाइज, तो वो एक अच्छा क्वालिटी प्लेयर बनेगा। अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि टैलेंट है, मगर जब एंड प्रोडक्ट है वो बहुत सारे फ्लॉज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है, जिसमें वो एक्सपोज हो जाते हैं। जब आप और बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। टॉप क्लास टीमों के साथ खेलें तो आपके बहुत से प्लेयर फेल हो जाते हैं, और जब थोड़ा सा एवरेज टीमों के साथ खेलें तो वहाँ परफॉर्म करते हैं। मगर क्वालिटी प्लेयर या वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो होता है जो हर कंडीशन में, हर अगेंस्ट कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करें। ये हम लैक कर रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि हम आइंदा इसको डेवलप करें। क्रिकेट बोर्ड इस पर कुछ सोच ज़रूर रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ अल कौसर यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि आपकी मुलाकात मीटिंग जो है डॉक्टर अतर महबूब, हमारे जो वाइस चांसलर हैं, वो बड़े स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन हैं। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को जो है प्रमोट कराने के लिए हेल्प की है। तो आप क्या समझते हैं कि अल कौसर के जो खेलों के इक़दामात हैं, इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए ऐसी, आपकी तरफ से क्या एडवाइस? देखिए वीसी साहब, डॉक्टर अतर महबूब साहब से जो मेरी 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं वो बड़ी प्रोडक्टिव रही हैं। एक तो उनका मुझे विज़न नज़र आया कि क्योंकि वो खुद भी अमेरिका से इन्होंने एजुकेशन लिया, वहाँ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि स्पोर्ट्स कितना अहम होता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो वो उस चीज़ का तो उनके पास पूरा पिक्चर है। अपनी कैपेसिटी में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और इससे हमें भी बूस्ट मिला है कि नहीं, इनके साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ, अल कौसर के साथ हम काम कर सकते हैं, और उसी लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें करें। तो क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है और मज़ीद कैंपस भी बनेंगे और फिर इसी तरह स्पोर्ट्स फील्ड भी बनेंगी। तो उनका विज़न तो वेरी क्लियर है कि इस क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट्स पूरी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, और इंटर यूनिवर्सिटी टाइप जो टूर्नामेंट्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें ज़रूर इन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं ले रही, खासतौर से प्राइवेट पे अगर चले जाएं। अभी जो गवर्नमेंट तो करती है एक आध टूर्नामेंट, मगर हमें और भी ज़रूरत है, और क्वालिटी वाले चाहिए। मतलब हमें क्वालिटी नज़र नहीं आती। काम कम हो कैसे लेकिन आएगी? क्वालिटी वाला हो। क्वालिटी ऐसे आएगी जब आप अपने प्लेयर जो भी आपके स्पोर्ट्स के हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो बिफोर द कंपटीशन, और थ्रू आउट द ईयर उनकी चलती रहे, ताकि जब वो कंपटीशन में जाएं तो वो एक ट्रेन और ऑर्गेनाइज तरीके से उस कंपटीशन में खेलें, तो उस गेम की क्वालिटी बढ़ेगी। यानी यूनिवर्सिटी लेवल के जो गेम होंगे, अभी भी होते हैं गेम, मगर मैंने देखा है कि उसमें स्टैंडर्ड बहुत लो है। हम जब खेलते थे तब काफ़ी बेहतर होता था, मगर अब इसके लिए बेहतर यही हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अपने जो भी उनकी टीम्स हैं उसकी ट्रेनिंग ज़रूर करवाए, मैं ये कहूँगा। और वो इस बात को समझते हैं, हमारे जो वाइस वीसी साहब हैं, और बड़े कीन भी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर में एक अल कौसर यूनिवर्सिटी एज ए स्पोर्ट्स जानी जाएगी बाकी यूनिवर्सिटियों में। जैसे सर सैयद का थोड़ा बहुत नाम है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि अल कौसर उनसे आगे निकल सकती है, जिस तरह हमारे वीसी साहब का विजन है स्पोर्ट्स में। तो अब टाइम तो लगेगा, कुछ फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं और डेवलप होंगी। जैसे उन्होंने कहा भाई अब कोई ग्राउंड भी बनाएं तो हम वहाँ पे चीज़ें करेंगे। तो बज़ाहिर मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है स्टार्ट, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। और अच्छा, क्रिकेट में तो आपने देखा, हम तो शुरू से देखा कि हम भी ये देखते आ रहे हैं कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में जो कैरियर ओरिएंटेड गेम ना होने की वजह से बहुत सी गेम्स जो हैं बहुत पीछे चली गई हैं, जिन्होंने वर्ल्ड में बड़ा नाम, यानी ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में, और इस तरह बड़े स्क्वैश में भी देख लें, हॉकी में भी देख लें, क्रिकेट में भी यही सिलसिला रहा है।
तो आप क्या समझते हैं कि जो कैरियर ओरिएंटेड गेम्स ना होने की वजह से हमारी स्पोर्ट्स जो है वो नीचे आती है, डिक्लाइन पे गई है, या वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही? डेफिनेटली देखिए, हमारा जो हमेशा से टैलेंट रहा है स्पोर्ट्स में वो 2-3 गेम में रहा है। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्रिकेट, हॉकी और फिर एक ज़माने में स्नूकर और स्कॉश, जी हाँ। स्क्वैश जो था, ये 4 गेम ऐसे थे जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज थे। तो उसकी वजह से आपको गवर्नमेंट को भी ये होता था कि इस पे फोकस किया जाए, मगर पिछले 20-25 सालों में इस पे से फोकस हट गया है। तो ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिससे इंसेंटिव मिले प्लेयर्स को। अगर चलो फाइनेंशियली नहीं मिल रहा तो कम से कम स्कॉलरशिप के हवाले से, या फिर वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो कि वो अगर यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियली नहीं है तो बाहर जाके हासिल कर सके, अगर वो उस लेवल का प्लेयर बनता है। तो इसमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है गवर्नमेंट की। और जो आपने कहा कि क्योंकि इंसेंटिव नहीं है तो मोटिवेशन भी कम हो गई, कि लोग ज़्यादातर फोकस अपने करियर के लिए वो पढ़ाई पे ज़्यादा चले गए। पढ़ाई पे मगर ज़्यादा चले। स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में और ख़ासतौर से अमेरिका में तो मैंने देखा है कि उसकी बेस पे बड़े बड़े पॉइंट्स प्रोफेशनल भी बनते मिलते हैं और आगे सब वो कुछ मिलता है। प्रमोशन। जी। तो ये एक वजह ज़रूर है, मगर पॉलिसी अगर अच्छी बनाए गवर्नमेंट और रिवाइव कर सकता है चीज़ें, तो क्यों नहीं दोबारा से ये मोटिवेशन और ये पैशन और इससे प्रोफेशनली जो गेम अभी नीचे चलेंगे, जैसे हॉकी वगैरह, तो दोबारा उठाई जा सकती है ना। स्कॉश को भी आप उठा सकते हैं कि इसमें जो नेशनल टैलेंट है वो तो इंटरनेशनल लेवल का है। बाकी गेम भी आप ग्रूम कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल यहाँ होती तो बहुत है, मगर उसका लेवल लेवल ऑफ वो नहीं, इंटरनेशनल लेवल से बहुत पीछे है। नीचे है। तो इसलिए वो इंटरनेशनल प्लेयर हम नहीं बना सकते। तो इसी तरह आप जहाँ करेंगे मतलब तो उससे एक आपको एक पता चलेगा एक ना। हो गया हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर किसी भी गेम से रिलेटेड, और दूसरा हो गया कैरियर ओरिएंटेड। ये दो बातें जो है बड़ी बड़ी। अच्छा, मैं आखिर में एक आपसे एक सवाल जो है वो ये करना था कि अपने कैरियर पे आप जो नज़र डालते हैं, ज़ाहिर बात है कि मेमोरीज़ होती हैं, पास्ट होता है जिसमें आपका खेलना भी है, और उसके बाद अब बहुत ज़्यादा पार्ट जो है आपका एक डेवलपिंग एज में जो है ना कोचिंग का जो है, जिसमें टैलेंट को स्पॉट करके उसको ग्रूम करना है। तो इस लिहाज से, इस एंगल से मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा है जो आप कोई मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, या कुछ और मुख्तलिफ तरीके से कुछ करना है? देखिए, पहले तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपने कुछ चीज़ हासिल किया, जैसे मेरा जो भी आज मैं बैठा हूँ क्रिकेट में, उसमें सबसे मेजर बड़ा रोल है क्रिकेट का। और भी चीज़ें हैं मगर क्रिकेट अहम रही है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ पे बैक करूँ। और ये हमने देखा, हम बहुत लैग कर रहे हैं अपने टॉप क्लास प्लेयरों की तरफ से, कि वो पे बैक करने को तैयार नहीं। बाकी दुनिया में आप देखें, बड़े बड़े जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं वो क्यों पैसे दे रहे होते हैं, वो पे बैक करना चाहते हैं। समझते हैं कि हमने इतना अर्न किया इस फील्ड में तो हम उसको पे बैक करें। एजुकेशन में करते हैं लोग, मेडिकल में, मेडिसिन में करते हैं। तो बल्कि इसी तरह हम क्रिकेटर हैं तो हमें क्रिकेट में बल्कि अपने हर मुल्क को। इंस्टीट्यूशन में मोटिवेशन के लिए ऐसे ही जो है टॉप मोस्ट लीजेंड्स को बुलाया जाता है ताकि मोटिवेशन हो हाँ, तो बच्चों वो में। पे बैक करें। जो मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो हमारे टॉप प्लेयर हैं ना, उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कि गलत बात है। और अपने आपने इतना इतना अर्न किया है क्रिकेट से, तो आप कम अज़ कम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी एक चीज़ करें जिससे कि पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो और उन बच्चों को फ़ायदा हो जो आपके उस एरिया में क्रिकेट खेलते हैं। तो एक तो ये होना चाहिए कि आप अपना पे बैक करें। बाकी अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो मैं अपने आइडियाज़ से कर रहा हूँ, जो दुनिया में मैंने देखा है, कोशिश करता हूँ कि उसको बेहतर तरीके से कर सकूँ, जो रिसोर्सेज हैं। क्योंकि देखिए, फंड्स आपको चाहिए होते हैं, आपके बगैर फंड्स की कोई अच्छी क्वालिटी आप कर नहीं सवाल ही सकते। पैदा नहीं होता। तो जो लोग कहते हैं तो फ्री 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 होना चाहिए बच्चों के लिए, मगर जो प्रोग्राम रन का है उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी होती है, वो हम नहीं कर रहे होते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सके हम बच्चों को। बच्चों के लिए तो फ्री है वो, मगर एक क्वालिटी भी तो देनी है ना उसमें। तो मैं थोड़ा सा इसमें, आप मुझे कह सकते हैं डिफरेंट, के मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ा आप माइन्यूटली और हाँ, माइक्रो लेवल पे जाके और काम जितना करते मॉडर्न डेज क्रिकेट के क्लोज आके, और जितना जैसे आज हम बच्चों को जो आपने देखा कि हमने जो उनको क्लोथिंग दी हुई है, जो उनकी खाना पीना, जो ट्रैवलिंग उनकी है, ट्रैवलिंग या है। जो उनकी ट्रेनिंग है, अगर वो कल को फर्स्ट क्लास खेलेंगे और फर्स्ट क्लास से आगे जाएंगे तो उन्हें बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आएगा। मैं अपनी मिसाल दूं, जब हम टेस्ट खेले तो हमें तो कुछ भी क्रिकेट की नॉलेज नहीं थी, खेल लिए, फिर वहाँ जाके सीख रहे हैं। ठीक है। तो हमने कम से कम इन बच्चों को ऐसे ट्रेन किया कि आज जो ये सीख रहे हैं, जब ये इंटरनेशनल में भी चले जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मतलब ये रेग्रेट भी रहता है कि हमें अगर ये चीज़ नहीं मिली थी तो हमने जो है आज के यूथ को देना है, देना यानी देना रिक्वायरमेंट है, वो मतलब रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है वो। ज़रूरत है तो उसकी। अगर और आप कोई आज से दे देंगे, और कोई एहसान भी नहीं है। हाँ, आज से ये दे यकीनन देंगे। ये हमने सोसाइटी को और अपने यूथ को जो है अब पे बैक करना है। एक किस्सा इसमें छोटा सा सुना दूं। मैं नेशनल स्टेडियम में, अरशद मैनेजर हैं वहाँ पे, तो
मैंने उनसे कहा कि यार आप पूरे साल इसको बंद रखते हो स्टेडियम को, सिवाय फर्स्ट क्लास क्रिकेट या PSL वगैरह में, तो इसका इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है? मैंने जो कहा यार, क्वालिटी वाला है। हाँ, मैंने कहा ये 2 साइड में पिचेस, 2 क्लबों को मैचेस खिलाओ, स्कूलों को खिलाओ, कहना अभी से वो यहाँ क्रिकेट खेलेंगे तो उनके उनको एनवायरनमेंट समझ में तो आएगी। मैंने कहा भाई अभी से खेलेंगे तो उनके लिए कॉन्फिडेंस पैदा होगा ना, कि वो जब कल को फर्स्ट क्लास खेलने आएंगे तो उनके लिए नई जगह नहीं नई लगेगी। जगह नहीं लगेगी। जब आप कहीं नई जगह जाते हो तो आप हैरान होते हो, तो उससे आपकी डिमोरलाइज हो जाते हो आप देख के ना कि यार, साइकोलॉजिकल बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है मैंने उसमें। उन्हें समझाया कि भाई आप 2 साइड की पिचें ले लो, इसमें आप क्लब और स्कूल क्रिकेट कराया करो। मगर वो इस बात से कन्विंस नहीं हो, कहते नहीं अभी से इनको मिलेगा, तो अभी से तो चाहिए वहाँ। आप दुनिया में देखते हैं, मैंने देखा है जो बड़े बड़े मैचेस होते हैं उस ब्रेक में वो छोटे बच्चों को ला के बीच में खिलाते हैं, जी ऐसी एक्टिविटी कराते जी हैं। जी। 80,000 क्राउड बैठा, बच्चे अगर ताकि उनका फेयर 12 साल निकले, 13 साल की उम्र में कॉन्फिडेंस 80,000 के खेल है, तो उनका कॉन्फिडेंस, उनकी अवेयरनेस और उनका वो उनका जो फेयर भी ओवरऑल निकले। उनका जो ग्रूमिंग है वो हो जाती है। जी तो हाँ। मैं ये चीज़ समझने की यहाँ ज़रूरत है। यानी एक अगर उस किसी बच्चे में टैलेंट है तो और वो टैलेंट को इम्प्रूव यानी वो क्विक लर्नर है, तो उसका ये जो एक फेयर है पब्लिक में आके वो परफॉर्म निकल करने जाता है वो ना, निकल जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है बहुत जो अच्छी चीज़ है दुनिया में आपका होती है। आपका ज़बरदस्त इसमें आइडिया। अच्छा, आप ये जो अल कौसर में आपसे हमारा अब ज़ाहिर बात है 1 साल का पूरा ताल्लुक़ हो गया है, हम आप कोचिंग डिप्लोमा की तरफ भी जा रहे हैं और आपका उसमें हमारे साथ ताउन रहेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं और या जो अभी राशिदाबाद गए हमारा जो कमिंग 2026 में कैंपस आने वाला है, वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ आपने देखी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मज़ीद और क्या होना चाहिए, और स्पोर्ट स्कॉलरशिप के बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखें, अब मैं तो बार बार रेफरेंस अमेरिका से दे देता हूँ, यहाँ कंपेरेबल तो नहीं है, मगर जो भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है, जैसे अभी आपकी तो ये छोटी बिल्डिंग है और यहाँ चीज़ें हैं, मगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, मज़ीद इसमें ऐड करेंगे चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है। और जो फैसिलिटी ऑलरेडी है उसको भी यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, खाली बना के रखना नहीं। जैसे मैंने एस स्टेडियम की मिसाल दी, तो एक तो उसमें यूटिलाइजेशन हो, उसमें एक्टिविटीज़ हो और इसको एक्सपेंड करते जाएं, मज़ीद ऐड बनाएं। कुछ आप चाहे आउटसाइड द कैंपस भी बना सकते हैं, कोई वो ज़रूरी नहीं। दुनिया में जो मैंने यूनिवर्सिटी देखी हो तो मीलों में फैली हुई होती है। आज एक चीज़ यहाँ डिपार्टमेंट है, दूसरा तो आपको जाने के लिए 15-20 मिनट की ड्राइव लगती है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैंने बात की थी, विजय साहब बड़े कीन थे, वो देखे हुए उन्होंने दुनिया देखी हुई है, तो इसमें एक्सपेंड करें स्पोर्ट्स फैसिलिटी को ज़्यादा और उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाएं। प्लस जो आपने स्कॉलरशिप की बात की, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बच्चों के लिए। अगर उनमें टैलेंट है स्पोर्ट्स का और वो स्पोर्ट्स को भी खेलना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में रह के, तो मैं समझता हूँ स्कॉलरशिप उन्हें मिलनी चाहिए और ये ऑप्शन मौजूद है। हमने सुना है, गवर्नमेंट ने भी ये बात की है कि हमने दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी को सिर्फ यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो उस स्कॉलरशिप को यूज़ करके ऐसा टैलेंट आप ला सकते हैं स्पोर्ट्स का, जो इन फ्यूचर पढ़ भी लेगा और वो जाके इंटरनेशनली आपका नाम भी पैदा कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा बच्चों को कि आप अगर टैलेंट है तो वो शो करें, जो फैसिलिटीज़ है स्कॉलरशिप की वो यूटिलाइज़ करें फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, अल कौसर यूनिवर्सिटी से, और फिर आप अपने टैलेंट को शो करें, ग्रूम करें, क्योंकि अब यहाँ जो फैसिलिटीज़ डेवलप करी उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप दोनों फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अरे जलाल भाई, अल कौसर यूनिवर्सिटी की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको हम इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ जो है इंटैक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में, आपका क्या ख्याल? अदनान, ये आपका जो क्वेश्चन है वो वेरी इंटरेस्टिंग भी है, और आजकल दुनिया में मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ लिबरलाइजेशन भी है। लिबरल होना बहुत ज़रूरी होता है, मगर आपकी यूनिवर्सिटी अगर उन दोनों को बैलेंस कर लेती है, जिसमें इस्लामिक वैल्यूज़ को भी और मॉडर्न जो आजकल एजुकेशन है इसमें लिबरल होना बहुत ज़रूरी है, इसको अगर बैलेंस करके मैनेज करती है तो मैं समझता हूँ ये यूनिक यूनिवर्सिटी होगी। क्योंकि देखिए, हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और कोई भी उसको नहीं चाहता कि वो इसे छोड़े। और अब जाहिर है कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और इसको जितनी अच्छी तरह मैनेज करेगी यूनिवर्सिटी तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। कि जितने भी पेरेंट्स वगैरह हैं वो ये नहीं चाहते कि अगर लिबरल हमारे बच्चे हैं तो वो अपनी वैल्यूज़ को ख़त्म कर दें, और जो वैल्यूज़ हमारी हैं वो आपके ओवरऑल जो लाइफ है उसमें भी काम आती है, मतलब वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है ये इनका आइडिया। अब किस हद तक आप इसको मैनेज कर सकेंगे और दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे, तो ये अब आपके लिए यानी यूनिवर्सिटी के लिए एक चैलेंज है, और आई होप कि ये एक अच्छा कह सकते हैं कि आइडिया है, और इससे यकीनन हमारे कल्चर में भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मैं आपका जलालुद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत पे हमारे अल कौसर यूनिवर्सिटी के पोस्ट का स्टूडियो में आए और ये
अलकौसर यूनिवर्सिटी ने सबसे पहला जो है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को बुला के यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। और मैं इंशाल्लाह हमारे भी इस तरह आगे भी सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।